देखो लास्ट डे हम लोग मतलब जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का क्या नाम है? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, है ना। इसमें जो सेक्शन 43 था वो 43 बात करता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बात करता है, ठीक है। 44 क्या करता है? नेचर बात करता है। 45 नंबरिंग, 46 शेयर सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग राइट्स की बात करता है, और 48 है वो वेरिएशन इन वोटिंग राइट बोलता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। 49 में क्या बोलते हैं कि जब भी हम कॉल करेंगे यूनिफॉर्म बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे हम? ये लास्ट हम डिस्कस किए थे अपन कि यूनिफॉर्म बेसिस पे आपको क्या करना है, कॉल करना है, राइट। हम बताए थे कि यूनिफॉर्मिटी इसलिए भी मेंटेन करना है क्योंकि हमारा जो संविधान है, आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समानता के अधिकार की बात करता है। और ये आर्टिकल भारत के हर नागरिक के साथ साथ अदर भी जो पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं, जैसे कंपनी हो गया, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, मतलब इस आर्टिकल का एक्चुअली एम्बिट बहुत बड़ा है ना, कंपैरिजन टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं न कहीं इन्फॉर्मिटी को मेंटेन करना है जब भी हम कॉल करें, है ना। ऐसा नहीं करेंगे तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 49 है उसका भी वायलेशन होगा, और हमारा जो आर्टिकल 14 है उसका भी वायलेशन माना जाएगा। हम बार बार इन चीजों पे जोड़ देते हैं कि जब भी हम इन चीज सेक्शन को पढ़ें तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा प्रोविजन क्यों है ना। अगर हम इन चीजों पे अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो क्या है कि इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम आराम से रिटर्न करके रख सकते हैं। 49 के बाद जो सेक्शन था दैट इज 50, है ना। हम इसमें ये पढ़े थे कि जो भी अनकॉल्ड अमाउंट है, कौन सा पैसा? अनकॉल्ड, है ना, जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है ना, तो कंपनी को राइट है कि ये कॉल करेगी कंपनी, है ना। और जब कंपनी कॉल करेगी तो जो भी सब्सक्राइबर है सिक्योरिटीज के, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, है ना। नहीं देंगे इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस अपन डिस्कस किए थे कि अगर नहीं देते हैं पैसा तो इस केस में कंपनी को अधिकार होता है कि वो फॉरफिट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ कहानी हम लोग अभी तक यानी कि 43 से लेके हम लोग 50 तक पढ़ चुके हैं। अब सेक्शन जो 51 है क्या करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 51, ठीक है, देखो सेक्शन 51 क्या कहता है? ये कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप, है ना। क्या कहता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, राइट। इनका जो शेयर है ना, मान लेते हैं इनका शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपया, ठीक है। 10 में से, ठीक है, आउट ऑफ 10 कंपनी 5 रुपया कॉल कर चुकी है ना, इतना कॉल्ड अप है, ठीक है, कितना? 5। तो अनकॉल्ड कितना हुआ? 5। कितना हुआ? ₹5। अब ये सेक्शन 51 क्या कर रहा है? सेक्शन 51 ये बता रहा है हमको कि जितना अमाउंट पेड अप है, जितना अमाउंट पेड अप है ना, आपको डिविडेंड इसी पे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिविडेंड आपको 5 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पर शेयर है ना 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। कितने का अनाउंस किया? 2 रुपए पर शेयर, 2, हाँ पर शेयर, है ना, एक शेयर के लिए 2 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, मान लेते हैं वैसा, है ना। तो अगर कंपनी ने पर शेयर 2 रुपए का शेयर अनाउंस किया है, लेकिन चूंकि हमारा अमाउंट 50% ही पेड अप है, तो इस केस में एक शेयर पे चूंकि 2 रुपए का डिविडेंड है, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उनको 1 ही रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 50 क्लियर करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू अमाउंट पेड अप। जितना हमने पैसा पेड किया है, जो पेड अप वैल्यू है, उसी पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है कंपनी इस माध्यम से अपने कॉस्टिंग को कम करती है। एक और बात है इसमें, थोड़ा सा अगर इसको समझने की हम लोग कोशिश करें कि अगर ऐसा नहीं रहता, ठीक है, तो आखिर कंपनी कॉल का झंझट ही क्यों रखती कि हम फर्स्ट कॉल करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे, थर्ड कॉल करेंगे। यानी कि अगर एक बार हमने शेयर सब्सक्राइब कर दिया और अगर केवल सब्सक्रिप्शन के आधार पे कंपनी को डिविडेंड अगर देना होता कि हम सब्सक्राइब कर लिए तो हमको डिविडेंड मिलना चालू हो जाएगा,
तब तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी के पास मिला अभी 5 ही रुपया है, यानी कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट 5 ही रुपए कर रहा है, कंपनी के पास जो मिला है पैसा 5 ही रुपया मिला है, लेकिन उसको डिविडेंड 10 के बदले देना पड़ रहा है। तो एक कॉस्टिंग का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। अगर फाइनेंस में हम देखें कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहां हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। जब हम इक्विटी की कॉस्टिंग करते हैं, चाहे वो बेस्ड ऑन ईपीएस करे, बेस्ड ऑन डीपीएस करे या बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ, अलग अलग मेथड्स है जिसके माध्यम से हम इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब है कि पैसा उतना ही आपको डिविडेंड के रूप में मिलेगा जितना पैसा आपने पेड किया है ना। तो इसका इम्प्लीकेशन अगर डीप जा करके देखें तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्टिंग का जो कैलकुलेशन है उसमें भी ये इम्पैक्ट डालेगा, है ना। तो लॉ भी यही कर रहा है कि आपने भैया जितना पैसा पे किया आपको डिविडेंड उतना ही दिया जाएगा। सेक्शन कहता है कि कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन इट्स शेयर, है ना। में है मतलब अगर कंपनी को लगता है कि नहीं भाई हम सब्सक्राइब कर लिया तो पूरा देंगे डिविडेंड, तो आप दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप कॉल्ड अप जितना है उसके आधार पर अगर डिविडेंड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सेक्शन 51 अलाउ करता है। नेक्स्ट सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, जो एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम्स रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स की बात करता है। सेक्शन 52 में अगर हम बात करें तो बताया क्या है इन्होंने, है ना, कि प्रीमियम जो होता है किसी भी शेयर्स पे, है ना, और जो हम लोग प्रीमियम रिसीव करते हैं उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, है ना, प्रीमियम का। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रीमियम का खेल क्या है ना, ये प्रीमियम होता क्या है ना। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का जो नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है ₹10 ईच है, एक शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपया है, मान लेते हैं ऐसा। एक कंपनी 10 साल तक अपना बिजनेस कर रही है, आफ्टर 10 इयर्स लाजमी है कि अगर हम देखें तो नॉमिनल वैल्यू कहे हम इसको, चाहे हम फेस वैल्यू कहे, चाहे हम इसको बुक वैल्यू कहे, है ना, तो सब सेम ही रहेगा हमेशा। लेकिन समय के साथ चूंकि 10 साल पुरानी कंपनी है तो इसके गुडविल ऐड होंगे, इसका मार्केट का अपना एक टर्नओवर होगा, तो इन सब चीजों के आधार पे क्या होता है, कंपनी का वैल्यूएशन होता है। और कंपनी का वैल्यूएशन होता है उसके आधार पे हो सकता है कि इसका जो मार्केट वैल्यू है, इसका जो मार्केट वैल्यू है 10 रुपए से बढ़ करके 250 रुपए हो गया। तो मार्केट वैल्यू 250 रुपए है लेकिन इसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है। अब अगर कंपनी कोई इशू लेके आती है, ठीक है, तो इशू लेकर आएगी तो इसका पैसा जो आएगा इन्वेस्टर से, जो नए इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उनको पैसा कैसे देना पड़ेगा। तो जो नॉमिनल वैल्यू है हमारा वो तो 10 रुपए का 10 रुपए ही रहेगा, है ना। और अब जो नए लोग आएंगे उन्हें प्रीमियम के रूप में 240 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 250, ठीक है। प्रीमियम के रूप में उनको 240 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी है कि हम भाई कंपनी बनाया, 10 साल हमने बिजनेस किया, 10 साल हमारा गुडविल क्रिएट हुआ, मार्केट में हमारी एक वैल्यू है, पहचान है, तो हम आखिर आपको 10 रुपए में क्यों शेयर देंगे हम, है ना। इतना दिन जो हमने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है ना, आपको हम सीधा एंट्री दे करके ऐसा हम बेनिफिट आपको नहीं देंगे हम। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए प्रीमियम तय किया जाता है ना। इसमें भी वैल्यूएशन की अलग अलग मेथड है, कंपनीज एक्ट में भी ये प्रावधान है कि वैल्यूएशन कैसे होगा, वैल्यूअर कौन होगा, फाइनेंशियल कैटेगरी के जो वैल्यूअर होते हैं वही इन चीजों का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये 240 रुपया प्रीमियम हो गया और क्या हुआ, टोटल कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कंपनी में जब हम कंपनी के बैलेंस शीट को जब हम देखेंगे तो कंपनी में देखते हैं हम क्या लिखा रहता है, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। हो सकता है अगर कुछ कंपनी में प्रीमियम है तो वो भी रहेगा, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर रहेगा, डिवेंचर रहेगा, लोन रहेगा, है ना। इस तरीके से कंपनी का लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो प्रीमियम है, राइट, मतलब ये 240 रुपए है। हमारा कहना है कंपनी जितना भी शेयर इशू करेगी, ठीक है, इस प्रीमियम से जितना पैसा आएगा, अगर मान लेते हैं कि 100 शेयर कंपनी ने इशू किया तो 240 मल्टीप्लाई विद 100 मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, 100 शेयर्स इशू किया, राइट। तो 100 शेयर इशू किए तो नॉमिनल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम होगा, है ना, वो प्रीमियम से कितना पैसा आएगा, 240, है ना, 240 ये हो गया 24,000। तो जो इस कंपनी का एग्जिस्टिंग, जो भी इसका एग्जिस्टिंग होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इक्विटी में कितना ऐड होगा, 1000 ऐड होगा, नॉमिनल वैल्यू कितना ऐड हो जाएगा, 1000 ऐड हो जाएगा।
और यहाँ पे जो प्रीमियम वाला अमाउंट है यहाँ पे 24,000 ऐड हो जाएगा। अगर पहले से कोई प्रीमियम है तो ठीक है, और अगर नहीं होगा प्रीमियम तो ये 24,000 उसके प्रीमियम में ऐड हो जाएंगे। ये अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का इम्प्लीकेशन, राइट। यहाँ पे जैसे अगर हम अकाउंटिंग के माध्यम से देखें कि सर अकाउंटिंग का एंट्री कैसे होगा कंपनी का, है ना, तो कंपनी अकाउंट डेबिट है ना, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट कितने से होगा 25,000 से होगा। कितने से होगा, क्योंकि 100 शेयर इशू कर रहे हैं, 250 इसका मार्केट वैल्यू है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा 25,000 से टू क्रेडिटर टू इन्वेस्टर अकाउंट है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसका अकाउंट। अच्छा, लेकिन अब इस बैंक अकाउंट का भी अगर हम समझे कि कैसे होगा, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद इतना, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 24,000 डेबिट टू इक्विटी से जो भी मतलब इन्वेस्टर है उसका अकाउंट है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ये इसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि हम इसका एंट्री सर कैसे करेंगे, है ना, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे इस पैसे का। तो इस तरीके से इसका कहानी है ना। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है ना, ठीक है। अब इसमें कहता है सेक्शन जो 52 है कंपनीज एक्ट का कि वेयर अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम वेदर और कैश और अदरवाइज, है ना, तो अदरवाइज से मतलब है कि हो सकता है कि कैश न लेकर के हम कोई असेट्स ले लिए, कोई संपत्ति ले लिए, है ना, और उसके बदले में क्या किया हम उसको हम इक्विटी इशू कर रहे हैं। तो कैश ले लिए, उसके बदले में इक्विटी इशू कर रहे हैं, इसका यह मतलब होता है कि फिर उस संपत्ति के बदले जिसके बदले इक्विटी दे रहे हैं उसका हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी को एक कार मिला, कोई इन्वेस्टर कार दिया, और कार के बदले क्या चाहिए उसको इक्विटी चाहिए, है ना, तो जब तक इस कार की वैल्यूएशन नहीं करेंगे उसको इक्विटी कैसे देंगे। तो कैश होगा तब तो इजी है समझना, लेकिन अगर अदर देन कैश होगा तो उसका वैल्यूएशन करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको अलॉट कर देंगे शेयर। फिर क्या करता है कि एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी प्रीमियम के पैसे हैं ये सारा का सारा पैसा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रहेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा रहेगा। ये तो है पूरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, हम इसके पैसे का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब आगे जो सेक्शन है वो ये बोलता है ना, कि इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को, यानी कि ये जो 24,000 है, इसको कंपनी यूटिलाइज कैसे करेगी, है ना। इससे पहले एक दो चीजें और भी है कि जब भी मतलब ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू होगा, ध्यान रखना हमेशा क्या है कि लाजमी है कंपनी का कुछ अपना गुडविल होगा, है ना, कुछ मार्केट वैल्यू होगा, तभी ना प्रीमियम पे इशू होगा, नहीं तो कोई प्रीमियम पे क्यों सब्सक्राइब करेगा। अब हम ये देखते हैं, ठीक है, बहुत बारे क्वेश्चन पूछती है इंस्टीट्यूट कि बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया जा सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सब सेक्शन 52 का जो सब सेक्शन 2 है, ये बताता है हमें कि पैसे को कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। सेक्शन 52 देखो, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ठीक है। अब देखना है क्या क्या करता है। बोनस शेयर इशू करने के लिए, कहा बोनस शेयर, है ना। बोनस शेयर एक ऐसा शेयर है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बिना किसी कंसिडरेशन के दिया जाता है, बिना किसी पैसे के या बिना किसी अदर देन कैश के, है ना। बोनस नामी बोनस है, यानी कि विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो कहता है कि कंपनी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, जो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इस पैसे को यूटिलाइज करके बोनस इशू कर सकते हैं। दूसरा क्या करता है वो, कोई बाद में सीरियली पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। कहता है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन सा एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, हम इसको भी रिटेन ऑफ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस, है ना, इसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताओ तो। जो कंपनी बनाते समय जो खर्चा होती है ना इनिशियल फेज पे, बनाते समय बोलना शायद बहुत इसका मतलब कंक्रीट डेफिनेशन नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक हम बिजनेस कमेंस नहीं करते हैं, इससे पहले जितनी सारी खर्च होती है ना, ये सब चीजें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लो कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है ना, मान लेते हैं कि मार्कर बनाने की एक फैक्ट्री लगानी है ना, तो हम तो कंपनी बना लिए, तो क्या केवल कंपनी बनाने का कॉस्ट ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, आंसर इज नो।
वो मार्कर बनाने की फैक्ट्री जब तक प्रोडक्शन करना स्टार्ट ना कर दे, ठीक है, उस दिन तक जो खर्चे हो रहे हैं, है ना, ठीक है, जनरली वो सारे के सारे प्रीलिमिनरी खर्चे होते हैं, है ना। लेकिन अगेन उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होते हैं, है ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होगा, है ना, ये सब चीज ध्यान रखना है ना। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो क्या करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। अगर इनकम टैक्स में देखोगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करता है वो लोग, बोलो, एग्जाम करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करता है उसको, है ना, एक पार्टिकुलर ईयर में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हम हर साल उतना 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 क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, ना। डेप्रिसिएशन अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं, कोई वर्ड यूज होता है ना, मैं मिस कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन तो जनरली जो फिक्स असेट्स होते हैं उस पे करते हैं ना, डेप्रिसिएशन होता है, और ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, हम भूल रहे हैं अभी, है ना, पार्टिकुलर ईयर में, है ना, उसको डिवाइड कर, हाँ, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो उसको एमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, इक्वल भागों में बांट करके हर साल उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। अच्छा चलो, हाँ, तो ये कहानी हो गया सी। और हम मतलब अभी क्या पढ़े हम कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बोनस इशू किया जा सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जा सकता है, और क्या क्या किया जा सकता है, कहता है कि इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। अब देखना क्या कर रहा है, कह रहा है कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है, क्या इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है या शेयर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, राइट। तो हो सकता है कि हमें किसी को कुछ कमीशन देना पड़े, क्या देना पड़े, कमीशन। तो कमीशन जो पे करेंगे खर्चा है, तो जो खर्चा है कमीशन पे करेंगे। तो बोला कि इस खर्चे को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं, है ना। और क्या करता है, ठीक है, और भी कोई अगर एक्सपेंस है किस चीज के लिए, डिवेंचर और शेयर इशू करने के लिए, तो सर और क्या खर्चा होता है, कंप्लायंस का खर्चा। कौन सा खर्चा, कंप्लायंस का खर्चा लगेगा ना, जैसे आरओसी से अप्रूवल कराना है, कंपनी अगर लिस्टेड है तो सेबी से अप्रूवल कराना है ना। तो ये सारे खर्चे, जो भी खर्चे लग रहे हैं, इन सब चीजों को भी राइट ऑफ हम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, ठीक है, तो खर्चे, कमीशन। अब देखना और क्या कहता है, कहता है कि अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया है, कैसे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया गया है, तो हम अगर मान लो 10 रुपए के डिवेंचर को 9 रुपए पे इशू किए हैं, तो ये हमारा 10% तो डिस्काउंट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा खर्चा है कि नहीं है। हम बुक में लिखेंगे कि 10 रुपया मिला, लेकिन मिला तो 9 ही रुपया। तो बीच का जो एडजस्टमेंट है ना, हम ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं, है ना। शेयर्स की जहां तक बात है, अभी जस्ट हम पढ़ेंगे इस सेक्शन के बाद कि जो सेक्शन 53 है वो कहता है कि नो कंपनी कैन शेयर इशू एनी शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, है ना। वो सेक्शन 54 में स्वेट इक्विटी की बात कहा है इन्होंने कि स्वेट इक्विटी हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट अदर देन स्वेट इक्विटी की बात करें तो नो कंपनी कैन इशू एनी शेयर्स एट डिस्काउंट। तो मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू किया है, तो अगेन वही कहानी, इससे डिस्काउंट होगा तो पैसा कम आएगा अपने पास, लेकिन हम बुक में ज्यादा दिखाएंगे, है ना। तो ये जो बीच का गैप है ना, देखो अब तुम जानते हो कि अकाउंटिंग में हम क्या है, अपने भारत का जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, डुअल एंट्री सिस्टम है। तो हमारा कहा डबल एंट्री जो सिस्टम है, तो हमारा ये कहना है कि अगर मान लेते हैं कि इम्पैक्ट तो देना पड़ेगा दोनों, हमको मिला 9, है ना, लेकिन बुक में दिखाना है 10, तो जो 1 रुपए का डिफरेंस है, इसका इम्पैक्ट कहाँ से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। कहाँ से दिखाएंगे, तो हमारा बुक बराबर हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, बुक पूरा हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दो तीन चीजें इसमें निकल के आया कि शेयर्स डिवेंचर इशू करने के जो खर्चे होंगे, तो खर्चे क्या होगा सर, इसमें कंप्लायंस कॉस्ट, ये सब अदर कॉस्ट हो सकता है। इसके अलावा कहा कि इसमें अगर हम कुछ कमीशन पे करेंगे उसको भी आप राइट ऑफ कर लो। कहा कि इसके इशू करने में अगर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, आप उसे भी राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हो। 3 चीजें हैं क्लॉज सी में, राइट, ठीक है। क्या क्या बात निकल के आया, इसमें आया एक इशूइंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, इशूइंग एक्सपेंसेस। दूसरा क्या आया, कमीशन। क्या आया, कमीशन। और तीसरा क्या आया कि अगर डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो इसमें जो डेफिसिट है, जो नुकसान होने वाला है, उसकी भी भरपाई हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट डी जो है वो कहता है कि इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। अब हमें जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी, है ना, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, कौन सा शेयर इशू करे,
प्रेफरेंशियल इशू करे या डिवेंचर इशू करे। तो इस दोनों को जब हम इशू करते हैं तो एक समय के बाद इसका रिडम्पशन होता है। क्या होता है? रिडम्पशन होता है ना। अब देखना, तो कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करेगी, क्या करेगी? प्रीमियम पे करेगी, है ना। तो इसका जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, है ना। रिडम्पशन ऑफ व्हाट? द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर अगर हम रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी ने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, 10 साल के बाद जब ये रिडीम कर रहा है तो लौटा कितना रहा है? 110 रुपया। कितना लौटा रहा है? 110 रुपया। तो इस 10 रुपया का क्या करेंगे आप? फिर ये 10 रुपया कहाँ से आएगा, है ना। तो 10 रुपए को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजन करता है कि आप यहाँ से इस पैसे को दे सकते हैं। डिवेंचर पे भी जब हम रिडीम्पशन करेंगे, डिवेंचर को भी अगर हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, देन वी कैन यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। नेक्स्ट ई कहता है जो सबसे लास्ट है ना, फॉर बायबैक, फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। अब देखना अच्छे से, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का क्या हो रहा है? रिडम्पशन। क्या हो रहा है? रिडम्पशन। और ये जो बायबैक है ना, ये किसका होता है? इक्विटी शेयर का होता है। किसका होता है? जब कंपनी खुद की इक्विटी शेयर परचेज करे तो इसको बायबैक कहेंगे। क्या कहेंगे? बायबैक कहेंगे, है ना। तो बायबैक करने के लिए भी, है ना, हम क्या कर सकते हैं? इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? सब सेक्शन 1 ये बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या मतलब है, और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आपको एक सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला चीज, सब सेक्शन 2 में ये कहा इन्होंने, अलग अलग क्लॉजेज है ए से लेके ई तक। इन्होंने कहा कि हाउ वी कैन यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ इस पैसे को यूटिलाइज हम कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है कि द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 and 2 बी अप्लाइड बाय द सच क्लास एंड क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में भी। हाँ ठीक है, बोला कि मतलब कुछ पार्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज है ना, जो कि इसके अलावा भी किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, इसके अलावा भी, है ना। ये जो बात तो हुआ, इतना तो हो ही गया कि इसके लिए यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज, है ना, अदर देन दैट पर्पस के लिए अपने फंड को यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कर सकती है। इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 133 है, इसके लिए अपन एक सेपरेट क्लास रखेंगे, है ना। उसमें देखेंगे कि क्या क्या है वो प्रोविजन, और इस सेक्शन 133 में आते क्या क्या चीजें, है ना। अभी इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। ये आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें है सेक्शन 53, 52 खत्म हो गया, अब यही है सेक्शन 53। अब देखना, सेक्शन 53 क्लियर करता है कि नो कंपनी कैन इशू एनी शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, है ना। मतलब इसका ये है, कंक्लूजन ये निकल के आया कि कंपनी बायबैक इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, है ना, लेकिन केवल सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, है। और सेक्शन 54 में क्या दिया इन्होंने? स्वेट इक्विटी के बारे में बताया। तो सेक्शन 53 की जो बात है वो केवल क्लियर लिखता है ना। देखो इधर प्रोहिबिशन, वर्ड क्या यूज किया? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। देखो वर्ड प्रोहिबिशन है ना। अपन इसको भी अगर पढ़े कि प्रोहिबिशन में और रिस्ट्रिक्शन में क्या फर्क है सर, है ना। तो जहां प्रोहिबिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? प्रोहिबिशन, मतलब ये हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छा, जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल उठाते हैं तब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनी लॉ का, जो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। अगर हम उसको पढ़े तो देखना अच्छे से, कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। वर्ड क्या यूज करता है? रिस्ट्रिक्शन। उसमें उन्होंने ये बताया है प्राइवेट कंपनी में कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होंगे वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर होंगे हमको उन्हीं को ट्रांसफर करना होता है, हम दूसरे को नहीं कर सकते।
लेकिन उसी में एक और बात वो बोलते हैं, ठीक है, कि प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोहिबिशन है कि नो प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट एनी पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज बिकॉज पब्लिक प्राइवेट कंपनी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, है ना, उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में रिस्ट्रिक्शन भी यूज करता है और प्रोहिबिशन भी यूज करता है। प्रोहिबिशन फॉर मतलब फॉर इनवाइटिंग एनी पब्लिक, है ना, एनी पब्लिक मतलब एनी पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, और रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ड इन्होंने यूज किया कि प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, है ना, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेक्शन 53 कहता क्या है। सब सेक्शन 1 कहता है 1 एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, है ना, यानी एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 के छोड़ करके बाकी कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। बस अपने को इतना ही पढ़ना है, फिर 54 पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। 2 में क्या करता है, एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट शैल बी वायर्ड। सुनना अच्छे से क्या कहा। दूसरा कहा कि अगर डिस्काउंट पे इशू होगा, क्या होगा, डिस्काउंट पे इशू होगा तो क्या हो जाएगा, वो वायर्ड हो जाएगा, है ना, वायर्ड हो जाएगा, यानी कि इसकी वैलिडिटी क्या हो गई, 0, कुछ इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट 2A करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 and 2 अ कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू क्रेडिटर्स। समझना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, है ना। क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with the guidelines or direction or regulations is specified by the Reserve Bank of India, okay, जो RBI एक्ट है 1934 के अकॉर्डिंग। अब सुनना अच्छे से, 3 नंबर पॉइंट क्या करता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक। कहता है कि अगर कोई कंपनी, है ना, अगर कोई कंपनी अपने क्रेडिटर को, किसको, अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्या कर रही है, शेयर्स दे रही है, क्या दे रही है, शेयर्स, और क्रेडिटर के पास क्या, नामी क्रेडिटर है, यानी कि कंपनी के पास इसका पैसा बाकी होगा किसी भी रूप में। हो सकता है सर कि ये डिवेंचर होल्डर हो सकता है, डिवेंचर होल्डर हो सकता है ये सर लेंडर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो किसी भी कैपेसिटी में अगर वो कंपनी का क्रेडिटर है ना, और समझना क्या कर रहा है कि कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाए या रिजोल्यूशन प्लान के माध्यम से। रिजोल्यूशन प्लान का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है IBC 16, है ना, उसमें जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है ना, तो रिजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा। किसके द्वारा, है ना, रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होते हैं, है ना, उसमें IRP होते हैं और RP होते हैं, है ना। IRP का मतलब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है और RP का मतलब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। अपन पढ़ेंगे जब IBC तो उसको डिस्कशन करेंगे कि एक थर्ड पार्टी आता है कंपनी में। तो कह रहा है कि किसी रिजोल्यूशन प्लान के द्वारा या डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के द्वारा अगर ये तय किया जाए कि इस क्रेडिटर को, देखो ऐसा कब होता है जनरली, व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। अब एक बात बताओ, आप पैसा देने के लायक भी नहीं हो, तो बेहतर है ना कि इस कंपनी के शेयर्स को अगर कम में ही देना है तो कम में दे करके ये जो क्रेडिटर है उनको हम पहले उनसे हम क्या करें, मुक्ति पालें, है ना, समझ में आ रहा है, बेहतर है। तो ये उस समय हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि रिजोल्यूशन प्लान के द्वारा या डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में, लेकिन क्या कर रहा है कि ये प्लान अप्रूव्ड बाय RBI होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस क्रेडिटर को शेयर्स डिस्काउंट पे दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है और ये अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट फिर कहता है कि वेयर सबसेक्शन जो अब 3 है, ये कितना नंबर था ये अपना, ये सबसेक्शन 3 था, हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही है इसमें, है ना। तो इस तरह से सेक्शन 53 खत्म हो गया। ये आया, समझ में आया, बेटा से, चलो अब आते हैं अपन जो एक कर रहा था ना 54, तो 54 क्या है हम पढ़ते हैं अपन। सेक्शन 54 हेडिंग है इशू ऑफ
स्वेट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। पहले इस टर्म को समझते हैं कि स्वेट इक्विटी होता क्या है ना? क्या होता है स्वेट इक्विटी? बताओ। जब कंपनी अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय को देती है उसको इनकरेज करने के लिए, तो डिस्काउंट पे जो शेयर देती है वही स्वेट इक्विटी। ये जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट पे ही दिया जाएगा, है ना, बट जनरली डिस्काउंट पे दिया जाता है। समझना अच्छे से। तुम अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, है ना, तो अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन, है ना, पेएबल टू हिम, जो भी उनको हम रेम्यूनरेशन देते हैं, है ना, रेम्यूनरेशन के लिए भी कंपनी लॉ में सेक्शन है 197 जो बताता है कि कैसे रेम्यूनरेशन हम देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे देंगे, और अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है तो हम कैसे देंगे, वो बताता है सेक्शन 197। तो हमारा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन के अलावा जो डायरेक्टर अच्छा काम करते हैं, कंपनी चाहती है कि हम कुछ इक्विटी भी दें, है ना, एज ए रिवार्ड, एज ए मोटिवेशन, है ना। क्योंकि क्या होगा कि सोच के देखो तुम भी किसी कंपनी में जॉब करती हो या कर रही हो, है ना, तो सैलरी तो मिल जाता है सब जगह, हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमको सैलरी मिल रहा है। लेकिन अगर वो कंपनी हमें अपना इक्विटी शेयर दे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतना का होल्डिंग मेरे पास है, हम कंपनी के मालिक हैं इतने के लिए, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन जो 54 है वो स्वेट इक्विटी की बात करता है, और मात्र यही ये सेक्शन है ना, जो कहता है कि स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब ये है कि मान लो कि मार्केट वैल्यू किसी कंपनी के शेयर्स का 1000 रुपया है, और अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने डायरेक्टर को, अपने एम्प्लॉय को अंडर दिस प्लान, है ना, अंडर दिस प्लान को अगर चाहे तो इसको 500 में भी दे सकती है, 200 में भी दे सकती है। इसके लिए कुछ कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन डिस्काउंट पे दिया जा सकता है ना, कंपनी को अधिकार सेक्शन 54 देता है ना। अब पढ़ते हैं कि सेक्शन 54 क्या क्या बात करता है। कहता है सब सेक्शन जो 1 है इसका, कौन सा सेक्शन? सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 53। मतलब 53 में जो भी बात आप पढ़े हैं उसके बावजूद, है ना, तो 53 तो कह रहा था ना कि नो कंपनी कैन इशू एनी शेयर्स एट डिस्काउंट, तो कहा कि भले उसमें लिखा है कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी, है ना, क्या हो सकता है? सेक्शन 53 अ कंपनी मे इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास और ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सुनो क्या कहा कि भले ही 53 में लिखा हुआ है कि इशू नहीं कर सकती है, उसके बावजूद भी कंपनी स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है ना, कर सकती है। अच्छा, लेकिन क्या कहा कि डिस्काउंट पे इशू तो आप करोगे, है ना, लेकिन ये जो क्लास होगा इक्विटी का, है ना, अपन पढ़े थे पीछे क्लास, है ना, तो कहा कि ये जो क्लास ऑफ इक्विटी होगा जो ऑलरेडी इशूड होगा, क्या होगा? ऑलरेडी इशूड होगा। मतलब ये है कि स्वेट इक्विटी नया टाइप का इक्विटी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जो ऑलरेडी इशूड है, यानी कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन, है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, है ना, अमाउंट फेस वैल्यू के, है ना, या वोटिंग राइट से सब, है ना, इस सब में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो क्लास है उसी से मिलता जुलता होगा। आ रहा है समझ में? इसमें कुछ आप अलग तरह का, अलग क्लास का आप लेके नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो क्लास होगा उसी क्लास का आपको स्वेट इक्विटी इशू करना पड़ेगा। पहला चीज तो ये। अच्छा, कहता है कि फॉलोइंग कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो क्या है कंडीशन? ए में लिखा है इन्होंने, द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। क्या पास करना पड़ेगा? तो बोला एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। फिर कहता है द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, द करेंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू whom such equity shares are to be issued। सुनो क्या कर रहा है? कह रहा है कि जब ये रिजोल्यूशन पास होगा, एसआर पास होगा, तो इस एसआर में हमको क्या क्या बताने पड़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बताना पड़ेगा? नंबर्स ऑफ शेयर्स। मतलब आप स्वेट इक्विटी, कितना स्वेट इक्विटी इशू करोगे आप, ये बताइए। पहला चीज नंबर, द करेंट मार्केट, है ना, नंबर बताइए। फिर क्या कह रहा है? करेंट मार्केट प्राइस, कि करेंट मार्केट प्राइस इस शेयर का क्या है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहता है कंसीडरेशन इफ एनी। देखो यहां पे कंसीडरेशन इफ एनी,
अब इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करें, समझे, तो इसमें एक चीज ये निकल के आ रहा है कि सर अभी तक तो हम डिस्काउंटेड समझ रहे थे, लेकिन इवन ये भी पॉसिबल है कि विदाउट कंसिडरेशन भी ये दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन कर रहा है कंसिडरेशन इफ एनी। अगर कोई है कंसिडरेशन, मतलब ये है कि मान लेते हैं करेंट मार्केट प्राइस 1000 रुपया है ना, ठीक है, हम इसको 200 में इशू कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का यह मतलब हुआ कि 200 रुपया हम लेके दे रहे हैं। बट इफ एनी, अगर है कंसिडरेशन तो ये नील नहीं हो सकता है, ये नील हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, पॉसिबिलिटी है ना। कंसिडरेशन इफ एनी का ये मतलब है कि विदाउट कंसिडरेशन भी दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है स्वेट इक्विटी में। अब आगे बढ़ना, फिर क्या करते हैं, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स। सुनो और क्या कहता है, आपको ये भी बताना पड़ेगा इस रिजोल्यूशन में, द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स। देखो इधर, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज, आप जिनको भी देने वाले हैं, है ना, तो तुम्हें भी पता है कि कंपनी का जो हायरार्की होता है मैनेजमेंट का कुछ इस तरीके का होता है, राइट। कुछ लोग टॉप लेवल के होते हैं, कुछ लोग मिडिल में होते हैं और कुछ यहाँ पे बॉटम होते हैं। इसको बॉटम भी बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, है ना, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, है ना। अब क्या है, देखो कि बहुत सारी कंपनी इसको ऐसे यूज करता है, राइट, ये इसको ऊपर रखता है, पता है कि यही काम करेगा तब ना ऊपर, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं पे होता है ना, तो बहुत आदमी इस ट्रायंगल को वैसे यूज करता है। सब न्यू फिलॉसफी मैनेजमेंट का, राइट, समझ में आ रहा है? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इससे काम करेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं पे होता है। कितना भी प्लानिंग करे, कुछ करे, यहाँ पे आके फेल हो जाएगा तो सब फेल हो गया, है ना। तो देखना यहाँ पे, अब कंसिडरेशन इफ एनी, द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉई। आप किस क्लास को, है ना, इसको दोगे स्वेट इक्विटी, इसको दोगे कि सबको दोगे, आपको बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है, कि ये किस क्लास के होंगे आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। टू हुम सच इक्विटी शेयर्स, ये समझ में आया? अब देखना अच्छे से, कहा कि एसआर पास करते समय इन तमाम सारे चीजों का ध्यान रखना जरूरी है ना। तो जब हम सेक्शन 102 पढ़ेंगे, है ना, जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करता है, कहता है कि नोटिस टू बी एनेक्स्ड, है ना, कि कंपनी जब नोटिस भेजती है मीटिंग का, तो उसके साथ साथ, है ना, उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। मतलब ये है कि ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए कंपनी जब मीटिंग बुलाएगी तो नोटिस जो भेजेगी, नोटिस में ही ये सारा चीज लिख के भेज देगी कि भैया इतना शेयर स्वेट इक्विटी इशू होने वाला है ना, इसका करंट मार्केट प्राइस इतना है, हम इतना कंसीडरेशन चार्ज करेंगे और एक क्लास के लोग हैं जिनको हमें देने वाले हैं, ताकि वो पहले से पढ़ लिख करके आए, तैयारी करके आए कि मीटिंग में डिस्कशन कर पाए। ऐसा नहीं कि मीटिंग में आने के बाद पता है कि उन सब चीजों को चलेगा, तो फिर क्या सोच पाएगा वो, है ना, सोच ही नहीं पाएगा। तो बोला कि ये सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको लिख के पहले भेजना पड़ेगा। चलो फिर क्या करता है, और क्या क्या कंडीशन है इसमें। सी नंबर जो था वो हट चुका है। डी में क्या है कि वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ऐसे भी कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 24 है ना, वो पावर ऑफ सेबी की बात करता है कि जहां जहां सेबी का पावर होगा उससे भी अपना पावर एक्सरसाइज करेगी। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और अगर लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी इशू कर रही है, तो इसके लिए स्पेशल, है ना, सेबी का अपना रेगुलेशन बना हुआ है स्वेट इक्विटी इशू करने के लिए, है ना। तो उसका जो भी रेगुलेशंस है या जो एलओडीआर होगा, है ना, जो भी एलओडीआर होगा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशंस, है ना, हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो सेबी से भी इस प्लान को अप्रूव कराना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही बोलते हैं इसमें। फिर है कि द राइट्स, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस एंड द प्रोविजंस as are for the time being applicable to equity shares shall be applicable to the equity shares, sweat equity shares issued under this section, and the holder of such shares shall rank परी पशु विद द इक्विटी शेयर होल्डर। सुनना अच्छे से क्या कर रहा है। सब सेक्शन जो 2 है इसका, ये सब सेक्शन 1 पढ़ रहे थे हम लोग। सब सेक्शन जो 2 है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि चूंकि देखो शुरू में ही क्या कहा कि उसी क्लास का होगा जिस क्लास का ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है। एक बात बताओ, जब हम सेम क्लास के होंगे तो अधिकार सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगेन अगर सेम नहीं मिलेगा अधिकार तो फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा ना, जो समानता का अधिकार है फिर वायलेशन होगा। तो कह रहा है कि इसको जो अधिकार दिए जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को, ये बोला कि ये परी पशु है, पारी पशु।
पारी पशु का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल टू। जैसा इसको है ना, जैसा एग्जिस्टिंग को है वैसा ही अधिकार इसको भी दिया जाएगा। खत्म। यही है सेक्शन 54। इसमें क्या था कि स्वेट इक्विटी होता क्या है और एक किसको किसको दिया जा सकता है और देने के लिए कंडीशंस क्या है ना, ये याद रखना है ना। रहने देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। अब आगे है सेक्शन 55 है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अच्छा सेक्शन है ये सब भी कि कैसे इशू होता है प्रेफरेंस शेयर, कितने दिन के लिए इशू होगा, ठीक है। देन है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं, फिर आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़े बताओ? 51 पढ़े, 51 पढ़े, डिविडेंड, 52, सिक्योरिटी प्रीमियम, 53 और 54 इतना पढ़े। 51 क्या कर रहा था? डिविडेंड, क्या यूनिफॉर्म सॉरी डिविडेंड देंगे कितना? पेड अप से जितना पेड अप है ना, जितना अमाउंट पेड अप होगा डिविडेंड आपको उतना ही मिलेगा, पहला चीज। दूसरा में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। क्या होता है यहाँ के जो पैसे होंगे हम उसको यूज कैसे करें। यहाँ पे क्या पढ़े प्रोहिबिशन ऑफ कि इशू डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है Yes. है ना, लेकिन जो 54 में प्रोविजन है कर सकते हैं। और कंपनी अपने क्रेडिटर को अगर किसी रिजोल्यूशन प्लान या डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के द्वारा, जो कि प्लान आरबीआई से अप्रूव्ड है ना, तो अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है अपने क्रेडिटर्स को तो ये शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। 54 में हम पढ़े स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना। चलो थैंक यू।